गुड इवनिंग जी अर्चना जी, वेरी गुड इवनिंग। तो जरा एक बार बताएंगे कि ऑडिबल विजिबल हूँ मैं आप लोगों को? सर नो वॉइस। ओके ओके ओके, वॉइस होनी चाहिए भाई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार चलो फिर भी मैं चेक करता हूँ, वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? तो एक बार दोनों स्टूडेंट्स बताओ मेरे को, वॉइस का प्रॉब्लम है? ओके ना, चलिए ठीक है। अब ठीक है ना आवाज? वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? हो जैसे कि हम लोग, आप लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर होगा। फिर आप लोगों ने हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाई थी ना भाई? क्यों भाई, सभी लोगों ने मत किया होगा हिमाचल के इलेक्शंस में, विधानसभा में। तो सबने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। जो इतने समय से मुद्दा चल रहा था, टीजीटी की भर्ती नहीं निकाली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में। हाँ चलो, अच्छा ही है, जो भी है ना। तो फाइनली कांग्रेस की सरकार बनी गई, और अब होगा भैया शपथ समारोह एक दो दिन के अंदर अंदर शिमला में। ओपीएस वुमेन पेंशन, हाँ बिल्कुल, ओपीएस वुमेन पेंशन पर। मैडम वुमेन पेंशन का जो सिस्टम है ना, वो सबको नहीं मिलेगी, वो उन्हीं को मिलेगी जो बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, उन्हीं को दी जाएगी। ये जिनकी फैमिली इनकम, बहुत सारे क्लोजेस होते हैं। अगर कोई भी मान लो घोषणा होती है ना सरकार की तरफ से, तो उसमें ना पहले होती है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो पहले वो टर्म्स एंड कंडीशन जाननी चाहिए हमें पहले, ठीक है ना, कि किस कंडीशन पे। ऐसा थोड़ी है कि सभी महिलाओं को दी जाएगा वुमेन पेंशन। पेंशन का जो है ना, वो उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी फैमिली इनकम कुछ क्लॉजेस रहे होंगे कि इतने हजार से या इतने लाख रुपए से कम है, उनको दिए जाएंगे वो पैसे। ठीक है, सबको नहीं दिया जाएगा, सबको नहीं मिलेगा। अभी तो नई नई सरकार बनी है, चलो। वैसे तो ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मैनिफेस्टो में ये था कि पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देंगे पहले ही साल, और अगले 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, है ना। चलो ये देखते हैं उसके ऊपर कितना काम होता है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और हो सकता है अब नई सरकार है, कुछ ना कुछ करे, है ना। तो हो सकता है बहुत ही जल्दी टीजीटी वगैरह की नोटिफिकेशन भी है, वेट करते हैं पहली कैबिनेट की। पहली कैबिनेट फरवरी से पहले पहले हो जानी चाहिए, जनवरी में। ये मान के चलो कि आज है 8 तारीख, और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर शपथ समारोह स्टार्ट हो जाएगा मुख्यमंत्री साहब का और उनके मंत्रिमंडल वगैरह का। और ये मान के चलो 15, 20, 25 दिन में सभी लोग शपथ ले लेंगे। और उसके बाद जो सत्र बैठेगा, वो ये मान के चलो कि फरवरी का ही सत्र बैठेगा, फरवरी का सेशन ही बैठेगा। दिसंबर का तो मुश्किल ही है ना। तो उससे पहले कैबिनेट की जो बैठक होगी जनवरी में, उसमें है जो चांसेस हैं, देखो, है ना, अगर निकलती हैं तो निकलनी तो चाहिए। अब 1 लाख पोस्ट है उसमें, टीजीटी की भी हो सकता है पोस्टें वगैरह हैं।
तो चलो देखते हैं क्या करती है अब कांग्रेस पार्टी। चलो बदलाव होना भी बहुत जरूरी है ना। अगर किसी को कोई भी, वैसे तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर 5 साल में चेंज जरूर होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर एक व्यक्ति बार बार बैठेगा ना उसी सीट पर, तो वो अपने आप को एब्सोल्यूट समझने लगता है ना। हर एक व्यक्ति का मतलब कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र की खूबसूरती सबसे अच्छी एक बात है कि जनता का शासन है यहाँ पर, और जनता के शासन में कभी भी किसी भी पार्टी को, किसी व्यक्ति विशेष को घमंड नहीं करना चाहिए। जो जनता वहां बिठा सकती है वो वहां से उतारना भी जानती है ना। कितने सारे मंत्रियों को तो भाई साहब उन्होंने सीट से उतार दिया हिमाचल प्रदेश के। कितने सारे मंत्री आ रहे हैं, कितने सारे मंत्री, है ना। नाहन क्षेत्र से जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर राजीव बिंदल साहब, वो भी हार गए डिस्ट्रिक्ट से। ऐसे बहुत बड़े बड़े मंत्री जी हार गए। हार का सामना करना पड़ा बहुत सारे मंत्रियों को, तो इसी वजह से क्योंकि सब अपने आप को एब्सोल्यूट समझने लगे थे। चलो, लोकतंत्र में घमंड तो खैर कभी भी चलता नहीं है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है। जनता से ही शासन होता है, जनता द्वारा ही शासन किया जाता है, और जनता के लिए ही सरकार चुनी जाती है ना। तो चलिए, जो भी रहा, अब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ना आगे की तरफ। जो सरकार आई, उम्मीदें हैं उनसे कुछ अच्छा लेके आएगी, है ना। क्योंकि 5 साल बाद उन्हें भी मौका मिलेगा कुछ करने का। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। सर कांगड़ा में तो बीजेपी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई मतलब साफ हो गई, या फिर आ गई मतलब क्लियर हो गई मतलब पास हो गई। हाँ, कांगड़ा में मतलब पास हो गई। कांगड़ा में क्या कहना चाहते हो? 15 सीटें थी ना कांगड़ा के। विधानसभा क्षेत्र 15 है। 15 विधानसभा क्षेत्र है। सर साफ हो गई। हाँ साफ हो गई, ऐसे बोलो साफ हो गई। क्लियर हो गई तो क्लियर का मतलब तो होता है पास होना। कहते ना मैंने एग्जाम क्लियर कर दिया तो सर पास हो गई। वैसे बोलो साफ हो गई, है ना। क्लियर में और दोनों चीजों में फर्क आ जाता है। चलो फिर, लॉर्ड वेलिंगटन साहब पढ़ रहे थे, करेंगे चुनावी बात भी जरा 6 बजे तक। 40-45 मिनट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 क्लासेस आज के बाद और है हिस्ट्री की आपकी, और 1947 तक हम पहुंच जाएंगे। 2 क्लासेस, 2 घंटे की क्लास और लगेगी। तो हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो हो सकता है मैं सैटरडे को भी क्लास ले, अगर टाइम मिला तो। वैसे मेरे प्लान भी रहते हैं सैटरडे वगैरह के ना कहीं के। पेपर भी है मेरा एग्जाम 5-7 दिन 10 दिन में, है ना। फिर मैं उसकी भी आजकल प्रिपरेशन कर रहा हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में याद रखेगा। इसमें टोटल 321 सेक्शंस थे, 321 सेक्शंस थे इस एक्ट के अंदर। बहुत बड़ा एक्ट है। 321 सेक्शन थे, 10 अनुसूचियां थी, 10 शेड्यूल। लेकिन प्रस्तावना नहीं थी, नो प्रियम्बल। नो प्रियम्बल, जबकि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था ना, उसमें प्रस्तावना थी। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, उसमें प्रस्तावना थी। लेकिन इसमें प्रस्तावना नहीं थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 321 सेक्शन, 10 अनुसूचियां, लेकिन प्रस्तावना का कोई प्रावधान नहीं। जबकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में प्रस्तावना थी, लेकिन यहाँ इस एक्ट में प्रस्तावना हटा दी गई। बीजेपी 5, अच्छा, मतलब आधे का प्रदर्शन कर दिया ना। 24-25 सीटें आई हैं बीजेपी की, लगभग 24 या 25 सीटें पूरे हिमाचल प्रदेश में ना। मतलब वही बात हुई पिछली बार कांग्रेस के साथ हुई थी। 44 सीट्स पिछली बार कांग्रेस लेके गई थी, सॉरी बीजेपी लेके गई थी। बाकी 24 सीटें जो थी वो कांग्रेस की आई थी। निर्दलीय उम्मीदवार शायद एक दो, 22 कांग्रेस की थी। इस बार 25 पे बीजेपी सिमट गई, और 40 सीटें अप्रोक्सीमेटली कांग्रेस की आ रही हैं, और 3 सीटें जो है वो उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार है ना। निर्दलीय उम्मीदवार मैक्सिमम चांस है कि अपना सपोर्ट जो है ना पार्टी को ही देते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार, है ना। क्योंकि वो भी इस चक्कर में कि अगली बार हो सकता है इनकी तरफ से हमें टिकट मिल जाए, तो मैक्सिमम यही चांस है। और सत्ता पार्टी से बना के रखेंगे तो उनको थोड़ा लाभ भी मिलता रहेगा, है ना। उनकी चलेगी भी सरकार में, काम भी करेंगे, है ना। और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकते। चलो बढ़िया रहा सारा का सबका रिजल्ट। सिरमौर में 5 विधानसभा क्षेत्र थे, जिनमें से 3 पे तो कांग्रेस जीत गई, है ना। एक तो नाहन वाली सीट जीत गई, एक रेणुका जी वाली सीट, शिलाई वाली सीट जीत गई, और रेणुका जी वाली सीट जीत गई शायद। 3 सीटें जीती। बाकी एक पछाद की रीना कश्यप जी थी बीजेपी की, वो जीत गई। और पौंटा साहिब थे जो ऊर्जा मंत्री जी थे वर्तमान हमारे, सुखराम चौधरी जी, वो भी जीत गए, है ना। 8,000 वोटों से 8,000 हो गया। एक चीज मतलब बड़ी ही लगी, मतलब पौंटा साहिब का मैंने आज अगर ओपिनियन पोल देखा, उसमें 65,000 का मतदान हुआ था, जिसमें से ऊर्जा मंत्री जी को 30,000 के आसपास वोटें मिली है, 30,000 के आसपास। लेकिन मैंने उसमें देखा कि उस 30,000 जो वोट है उसमें
मतलब 65,000 में से 35,000 लोग तो ऐसे हैं ये कह रहे हैं कि वो बनने ही नहीं चाहिए। मतलब 35,000 भले किसी को उनसे ज्यादा वोट ना मिले हो, लेकिन 65,000 में से 66,000 में से 36,000 लोगों का तो ये कहना है कि वो बनने ही चाहिए, क्योंकि 7-8 लोग खड़े थे, बाकी सब में वोट्स बट गए थे, है ना। लेकिन 50% से भी कम लाने वाला व्यक्ति अब एमएलए बन गया ना, जिसने टोटल वोटों का भी 50% नहीं आंकड़ा छूटा है। मतलब कोटा की मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो तो यही कह रही है, मेजोरिटी जनसंख्या की वो बनने ही नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी मतलब जीत जो है ना, वो जीत हार के बराबर है, वो हार से भी बेकार है वो, समझ रहे हैं, कि जिसमें जनता का बहुमत भी आपको पूरा नहीं मिल पाया। तो जनता का बहुमत भी अच्छा, कांग्रेस 39, 26 बीजेपी और अदर 3। चलो ठीक है, 5 साल सरकार तो चलेगी। 29 हो, अच्छा 39 होगी, 39 होगी, 40 से चल रही थी अभी तो, 15-20 मिनट पहले मैं देख रहा था। हाँ, लेकिन एक जगह कांगड़ा में एक जगह काउंटिंग चल रही थी, पता नहीं कहाँ की छत वगैरह गिर गई थी, सुना था काउंटिंग के दौरान, तो वहां पे कुछ टाइम था, हो सकता है वहां पे कुछ हुआ हो, फेरबदल, है ना। चलो चलो स्टार्ट करते हैं जरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके फीचर्स क्या थे, चलिए सबसे पहले तो इसकी मुख्य विशेषताएं जो थी उसके बारे में बात करते हैं। इसके फीचर्स क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसकी मैंने आपको बात करी थी, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसमें क्या था, सबसे पहले इसमें ये था कि डायरकी, डायरकी थी मेन चीज, क्या थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, या फिर इसी को क्या बोलते थे आप, डायरकी, दोहरी शासन प्रणाली, जो कि कहां थी, प्रोविंसेस में थी, उसे हटा दिया गया था। तो डायरकी रिमूव्ड फ्रॉम प्रोविंसेस, रिमूव्ड फ्रॉम प्रोविंसेस। तो डायरकी यानी कि दोहरी शासन प्रणाली को, दोहरी शासन प्रणाली को प्रांतों से हटा दिया गया था, ठीक है ना। दोहरी शासन प्रणाली को प्रांतों से हटा दिया गया, ठीक है ना। तो दोहरी शासन प्रणाली को प्रांतों से हटा दिया गया, ठीक है ना। द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया। और गवर्नर को प्रांतों का एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया था, ठीक है ना। गवर्नर, गवर्नर बिकम्स द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंस, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंस। तो गवर्नर को प्रांत का कार्यपालिका प्रमुख बना दिया गया, गवर्नर को प्रांत का कार्यपालिका प्रमुख बना दिया गया, कार्यपालिका प्रमुख बना दिया गया, ठीक है ना। तो गवर्नर को प्रांत का कार्यपालिका प्रमुख बना दिया गया था, ऐसे। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो गवर्नर को एडवाइस करेगी, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मंत्री हैं, मतलब मंत्री क्या करेंगे, गवर्नर को सलाह देने का काम करेंगे, गवर्नर को सलाह देंगे, मतलब गवर्नर किसकी सलाह पर काम करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, ठीक है, ये कहा गया। और मंत्री जो है वो राज्य विधायिका के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, जो राज्यों की प्रांतों की जो विधायिका, तो प्रांतों की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, विधायिका मतलब सभा के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे, उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा, उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। तो मंत्री जितने भी हैं वो प्रांतों की विधायिका के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक और पहले का डेटा है, अच्छा एक और पहले का डेटा है। हाँ, मैं अभी 15-20 मिनट पहले देख रहा था दिव्य हिमाचल टीवी पे, यही चल रहा था। हाँ ठीक है, आप हो सकता है दिव्य हिमाचल से किसी अच्छे चैनल पे बैठे हो, सुपर फास्ट पे, है ना, वहां पे हो सकता है एकदम एग्जैक्ट डेटा चल रहा हो। मैं दिव्य हिमाचल को देख रहा था तो उस पर 40 और 25 ही दिखा रखा था। चलो कोई बात नहीं, तो चलता रहता है ऊपर नीचे, काउंटिंग तो चली रही थी अभी भी 2-3 सीटों पे, इतना तो खैर मुझे पता था कि काउंटिंग तो चल रही है अभी, कुछ भी 1-2 सीटें कांग्रेस की बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, ठीक है। चलो, तो प्रांतों की विधायिका के प्रति उत्तरदायी होंगे कौन, मंत्री लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि डायरकी को हटा दिया गया था। डायरकी को लागू कहाँ किया गया था, तो पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट। अब बात करूंगा सेकंड पॉइंट की, ठीक है।
तो ये तो था कि प्रांतों से इस द्वैत शासन प्रणाली को हटा दिया गया था, गवर्नर को एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया गया था, मंत्रियों को कहा गया कि वो गवर्नर को सलाह दें उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, और गवर्नर मंत्रियों की सलाह पे काम करें, और मंत्री ही का शासन चले, एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया, कार्यपालिका का प्रमुख बना दिया गया, ठीक है ना। और सभी मंत्री जो विधायिका है उसके प्रति क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जवाबदेही होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडली क्या किया गया, डायरकी को प्रांतों से हटा करके केंद्र में लागू किया गया, ठीक है ना। डायरकी एट सेंटर। तो क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, द्वैत शासन प्रणाली को प्रांतों में कौन से एक्ट के तहत लागू किया गया, तो आप कहेंगे मॉन्टेकी ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या कहीं पर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक है। और प्रांतों से हटाया कब गया, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। केंद्र में कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है ना। तो द्वैत शासन प्रणाली को केंद्र में लागू किया गया, ठीक है ना, केंद्र में लागू किया गया। तो द्वैत शासन प्रणाली को कहां लागू किया गया, तो डायरकी एट सेंटर, तो इसे केंद्र में लागू किया गया, ठीक है ना। अब दोहरी शासन प्रणाली की केंद्र में, अब दो सब्जेक्ट थे यहाँ पर भी, एक तो थे रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट यानी कि आरक्षित विषय, क्या बोलते हैं इनको, आरक्षित विषय। यहाँ पे दोहरी शासन प्रणाली किस तरह काम करेगी, आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। अब आरक्षित विषयों में क्या क्या चीजें थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आरक्षित विषयों में था, देखो, एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जितने भी विदेशी मामले हैं, बाहरी मामले हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी मामले या विदेशी मामले, बाहरी मामले या फिर विदेशी मामले, जितने भी मैटर्स चर्च से या रिलीजन से रिलेटेड है। तो जितने भी मैटर्स धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन धर्म से संबंधित है, या फिर जितने भी मैटर जो है वो टैक्सेशन, पुलिस, जुडिशरी, तो टैक्सेशन, पुलिस, ठीक है, कर, पुलिस, इसके अलावा जुडिशरी, न्यायपालिका जिसको आप बोलते हो, या जितने भी पावर रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज एटसेट्रा, तो जितने भी ये वाले मैटर हैं रिजर्व सब्जेक्ट में आते थे। और इन पर किसका कंट्रोल रहेगा, तो वाइसरॉय की एडमिनिस्ट्रेड काउंसिल का, ठीक है ना। तो वाइसरॉय या उसकी एडमिनिस्ट्रेड काउंसिल का, ठीक है ना। तो किसकी, वाइसरॉय की, मतलब डायरेक्ट वाइसरॉय के कंट्रोल में रहेंगे वाइसरॉय की। और वाइसरॉय की काउंसिल में 3 मेंबर्स थे, ठीक है ना। थर्ड काउंसिल, 3 काउंसिल मेंबर्स थे वाइसरॉय की काउंसिल में। तो वो प्रशासन को देखेंगे, ठीक है ना। इसका सारा का सारा, ये सारा प्रशासनिक मामले थे, पुलिस, जुडिशरी, न्यायपालिका वगैरह, इन सबको कौन देखेगा, तो वाइसरॉय की काउंसिल। इसके अलावा कुछ थे आपके कैसे ट्रांसफर सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती थी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इसे कहा जाता है हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित, हस्तांतरित विषय, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। तो इसमें आता था हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई, ये सारी चीजें किसमें आती थी, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में, हस्तांतरित विषयों में। और इसको कौन कंट्रोल करता था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कौन, मंत्री। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को कंट्रोल कौन करता था, तो मंत्री करते थे। तो ये कहने का मतलब डायरेक्टली को सेंटर में लागू कर दिया गया, जो पहले प्रोविंसेस में चला करती थी, ठीक है, जो पहले क्या करती थी, प्रोविंसेस में चला करती थी, ठीक है। तो ये थी आपकी क्या, डायरेक्टी। तो ये तो इसके क्या थे, स्पेशल फीचर्स थे। अब अब मैं बताऊं कि जो संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह थी या लेजिस्लेचर्स थी, वो बाई कैमरल थी, सेंट्रल में भी और प्रोविंस में भी, ठीक है। चलो उसकी बात कर लेते हैं, इसके तहत वहां क्या किया गया, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, लेजिस्लेचर जो विधायिका थी वो कैसी थी, बाई कैमरल, यानी कि 2 सदनी, ठीक है ना। तो बाई कैमरल थी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनात्मक
द्विसदनात्मक विधायिका थी, है ना, द्विसदनात्मक विधायिका थी, ठीक है ना। द्विसदनात्मक विधायिका थी कहां पे, तो सेंटर में भी, केंद्र में भी, और स्टेट यानी कि राज्य में भी, ठीक है ना। सेंटर में भी दो सदनात्मक थी और राज्य में भी। अब सेंटर में जो था, सेंटर में थी एक तो स्टेट काउंसिल, क्या थी, स्टेट्स काउंसिल यानी कि राज्य परिषद, ठीक है ना। क्या थी, राज्य परिषद, जो कि क्या था, उच्च सदन था। राज्य परिषद जो कि क्या था, उच्च सदन था। और दूसरी थी क्या, तो दूसरा था फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, असेंबली, संघात्मक सभा, ठीक है ना। संघात्मक सभा, ये क्या थी, ये लोअर हाउस था, यानी कि निम्न सदन, यानी कि निचला सदन था, ये निम्न सदन था, ठीक है। तो दो असेंबली थी। राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था, जबकि संघात्मक सभा का कार्यकाल जो था, सदस्यों का कार्यकाल, वो 5 वर्ष का होता था। वहीं अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो स्टेट में प्रोविंशियल काउंसिल थी और लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है ना। तो एक तो थी प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल, और दूसरी थी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसे बोलते हैं हिंदी में विधानसभा, और इसको बोलते हैं प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद, ठीक है। ये उच्च सदन था, प्रांतीय सदन, और ये विधानसभा निम्न सदन था, निचला सदन था, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टेट में या प्रोविंसेस भी लिख सकते हो, यहाँ पर स्टेट की जगह राज्य का मतलब प्रोविंसेस है इसमें, ठीक है ना। तो इस समय स्टेट्स नहीं थे, प्रोविंसेस थी। तो प्रोविंस में भी बाइकैमरल सिस्टम चला, हालांकि द्वैक शासन प्रणाली को हटा दिया गया यहाँ से, लेकिन जो सभा थी वो ड्यूअल चली, ठीक है ना, दो सदनात्मक चली। और ये सिस्टम याद रखेगा कौन कौन सी प्रांतों में लागू हुआ था, तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, ठीक है ना। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, और यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, और था असम में। यूनाइटेड प्रोविंस आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ ना, संयुक्त प्रांत क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस हिंदी में कहा जाता है इसे संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पर ये था, क्या था, यही प्रांत थी जहां पर द्विसदनात्मक प्रणाली को क्या किया गया था, लागू किया, ठीक है। तो बाइकैमरल सिस्टम जो था वो केंद्र में भी चल रहा था, वो सेंटर में भी चल रहा था, क्योंकि वैध शासन केवल और केवल किस में चल रहा था, तो केवल और केवल जो है वो केंद्र में चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा कुछ फेडरल कोर्ट्स बनाई गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना कहां गई, की गई, तो दिल्ली में की गई, चौथे नंबर पे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया गया इसमें, तो ये तो थी हमारी बाइकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट अगर मैं इसके बाद बात करूं, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई एट दिल्ली, ठीक है। फेडरल कोर्ट का काम क्या था, फेडरल कोर्ट एट दिल्ली, ठीक है ना। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, तीसरी में, ठीक है। ये था इसका कौन सा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट। 3 पॉइंट में अभी तक आपको करा चुका हूँ, ठीक है। एक तो प्रांतों से, पहला पॉइंट ये था प्रांतों से द्वैक शासन प्रणाली को हटाया गया था। दूसरा पॉइंट था केंद्र में द्वैक शासन प्रणाली को लगाया गया था। तीसरा पॉइंट था बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और चौथा पॉइंट अब क्या करने जा रहे हैं, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई कहां पर, तो दिल्ली में, दिल्ली में स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। 6 अन्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे इसमें, जो जिनका काम क्या था, तो प्रोविंस डिस्प्यूट्स, प्रोविंसेस डिस्प्यूट्स, प्रोविंसेस डिस्प्यूट्स, ठीक है ना। तो प्रांतीय विवादों को सुलझाना, प्रांतीय विवादों को सुलझाना। तो अगर दो प्रांतों के बीच में आपस में कोई मतभेद है, तो उसको सुलझाना, आपसी विवाद को सुलझाना। और अगर केंद्र और प्रांत के बीच में भी कोई डिस्प्यूट है, तो उसको भी सुलझाना, ठीक है ना। सेंटर और प्रोविंस डिस्प्यूट, सेंटर और एंड प्रोविंस डिस्प्यूट। तो अगर केंद्र और प्रांत के बीच में कोई डिस्प्यूट है, केंद्र और प्रांत
के बीच के विवाद को सुलझाना, के विवाद को, ठीक है ना, के विवाद को सुलझाना, ठीक है ना, के विवाद को सुलझाना, ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल को नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो ये तो चौथा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट, इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, भारतीय परिषद। इंडियन काउंसिल को क्या कर दिया गया था, अबॉलिश्ड। तो इंडियन काउंसिल को भी क्या कर दिया गया था, तो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इंडियन काउंसिल को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना, समाप्त कर दिया गया था इंडियन काउंसिल को भी, ठीक है ना। और इंडियन काउंसिल का काम जो भारतीय सचिव था उसे दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था, तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारतीय, अरे क्या हो जाता है, भारतीय क्या है, मेरे को वही हिंदी देख लेना, भारतीय सचिव को, ठीक है, हो सकता है को मात्रा वात्रा में गलती हो, ठीक है। तो भारतीय सचिव को क्या किया गया, ये काम दे दिया गया भारतीय सचिव को, भारत सचिव को, ठीक है। और एक टीम ऑफ एडवाइजर्स को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव के लिए। भारत सचिव के लिए एक टीम ऑफ एडवाइजर अपॉइंट की गई इंडियन काउंसिल की जगह पे, टीम ऑफ एडवाइजर्स, टीम ऑफ एडवाइजर्स का अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है ना, टीम ऑफ एडवाइजर। तो सलाहकारों की टीम का, ठीक है ना, सलाहकारों की टीम का गठन किया गया जो भारतीय सचिव को क्या करे, सलाह दे, और भारतीय सचिव उसी सलाह पर क्या करे, काम करे। इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, नेक्स्ट याद रखिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, पुनर्गठन किया गया किसका, बर्मा का, पुनर्गठन, पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया किसका, बर्मा का। तो बर्मा जो था वो याद रखेगा 1937 में भारत से अलग हुआ, बर्मा 1937 में भारत से अलग हुआ, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने इसे अपना क्या बना दिया, ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया था अलग से। तो बर्मा 1937 में अलग हुआ था, और इसी के तहत अदन को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया था, अदन को, अदन को क्राउन कॉलोनी, ठीक है ना, इसको भी क्राउन कॉलोनी बना दिया गया था, क्राउन कॉलोनी बना दिया गया था। क्राउन मतलब ब्रिटेन की रानी का क्राउन की कॉलोनी, ठीक है ना। इसके अलावा बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था, बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था, बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया था। और सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया था, सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया था, ठीक है ना। और बर्मा के लिए एक एक्ट पास किया गया था, याद रखिएगा, जिस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। क्या नाम था, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, ठीक है ना। इस एक्ट को पास करके इसको 1937 में इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था, अलग किया गया था। अदन भी 1937 में ही भारत से अलग हुआ था, अदन, ठीक है ना, 1937 में ही भारत से क्या हो गया था, ये अलग हो गया था अदन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, सारा सबको क्या बना दिया गया था, इन दोनों जगहों को ब्रिटिश कॉलोनी बना दिया गया था, ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया, ब्रिटिश उपनिवेश, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया था इसको, इसको ब्रिटिश उपनिवेश याद रखेगा कि बना दिया गया था, ठीक है। तो ये तो थे फीचर्स। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ और भी स्पेशल फीचर्स थे, उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। और स्पेशल फीचर्स क्या थे, तो स्पेशल फीचर्स ये तो कुछ 6 मैंने आपको फीचर्स बता दिए, ठीक है। अब बात करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ स्पेशल फीचर्स, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की, ये तो विशेषताएं थी। और कुछ और भी थे स्पेशल फीचर्स, मैंने कहा ना कि 221 सेक्शंस थे। अब सारे जो ना तो हमारे काम के ना एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो काम के बस वही पढ़ने हैं। अब आपको पता है कि जो भारत की जनगणना होती है ना, उसके लिए 10,000 मीट्रिक टन पेपर यूज किया जाता था। अभी तो खैर डिजिटल हो रही है इस बार की जनगणना, लेकिन अभी तक 10,000 मीट्रिक टन पेपर यूज किया जाता था। और भारत सरकार 3,000 पन्नों में जो है वो सेंसस निकालती है। हमारे काम के कितने, हमारे काम के उसमें से 3 पेज होते हैं सिर्फ, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने बस मेन मेन चीजें पढ़नी है। तो स्पेशल फीचर्स की बात करता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं, ठीक है। तो पहली बात तो ये रखेगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज सुप्रीम अथॉरिटी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसे सुप्रीम अथॉरिटी दे दी गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट
पार्लियामेंट हैज सुप्रीम अथॉरिटी। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च क्या दे दी गई थी? अथॉरिटी दे दी थी। तो ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च अथॉरिटी दे दी गई थी, ठीक है ना, सर्वोच्च क्या दे दी गई थी? शक्तियां दे दी गई थी उसे, ठीक है ना, चाहे वो इंडियन लेजिस्लेचर हो, चाहे प्रोविंस हो, चाहे फेडरल हो, चाहे केंद्र की हो, कहीं की, ठीक है, कोई फर्क नहीं, चाहे वो प्रांत की हो, चाहे वो केंद्र की हो। इसके अलावा फेडरल बैंक की स्थापना की गई थी। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के आरबीआई 1934 का आरबीआई बना था, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश किया गया था फेडरल बैंक, जो बाद में मर्ज कर दिया गया किसके साथ? आरबीआई के साथ। तो फेडरल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भूल ही गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, याद रखिएगा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, या फिर इसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान का ब्लू प्रिंट या लघु संविधान कहा जाता है इसे, संविधान का ब्लू प्रिंट या फिर लघु संविधान कहा जाता है। लास्ट टाइम आया था एपीजीडी के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ब्लू प्रिंट कौन सा एक्ट है, तो वहां कई सारे एक्ट दिए गए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। ये तो आपको अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो तब भी पता चल जाएगा, मान लो अगर मैं नहीं लिखवाता ना ये पॉइंट, तब भी आपको पता चल जाता, क्योंकि 1947 में देश में लागू किया गया था, बना तो ये 1935 में था, किसके समय पर? तो लिखे हैं भाई सामने, वॉइस रॉय, ठीक है ना, लेकिन ये लागू देश में 1947 आजादी के वक्त हुआ था, मिलिंगन के समय पर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि 1947 में इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था इसे? 1947 में लागू हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1947 में लागू हुआ था। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ कुछ चीजें कही, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ऑल ब्रेक्स नो इंजन, ऑल ब्रेक्स नो इंजन, ठीक है ना, नो इंजन। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था इस एक्ट के लिए। वैसे क्वेश्चन आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कही थी? गवर्नमेंट, भारत सरकार, अधिनियम 1935 के लिए। तो ऑल ब्रेक्स नो इंजन कहा, इसमें ब्रेक ही ब्रेक है, बिना इंजन की गाड़ी, ठीक है ना, बिना इंजन किया और ब्रेक ही ब्रेक है, ठीक है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी ने इसको कहा था क्या? डेमोक्रेटिक इन इट्स अपीयरेंस, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इन इट्स अपीयरेंस बट होलो इनसाइड, बट होलो इनसाइड। तो बाहर से तो लोकतांत्रिक है, लेकिन अंदर से क्या है? बाहर से तो लोकतंत्र है, लेकिन अंदर से खोखला है। तो दिखने में तो लोकतंत्र है, अपीयरेंस यानी कि दिखना, दिखने में तो लोकतांत्रिक है, लेकिन अंदर से कैसा है? तो अंदर से बट होलो, होलो का मतलब होता है अंदर, सॉरी इनसाइड से, होलो यानी कि खोखला है, ठीक है ना। तो क्या कहा था कि दिखने में तो लोकतंत्र है, लेकिन अंदर से खोखला है। ये किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने ये इस एक्ट के बारे में कहा था, मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था इसको थोरोली रोटन, फंडामेंटली बैड, थोरोली रोटन, फंडामेंटली, फंडामेंटली बैड एंड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल, एंड कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। ये किसने कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने। तो थोरोली रोटर यानी कि सड़ा हुआ, मौलिक अधिकारों के खिलाफ और पूर्ण रूप से अस्वीकार, ठीक है ना। तो क्या कहा गया? सड़ा हुआ, मौलिक अधिकारों के खिलाफ, थोरोली रोटर यानी कि सड़ा हुआ, मौलिक अधिकारों के खिलाफ, मौलिक अधिकारों के खिलाफ और पूर्णतः अस्वीकार्य, पूर्णतः अस्वीकार्य और पूर्णतः अस्वीकार्य, ठीक है ना। तो सड़ा हुआ, मौलिक अधिकारों के खिलाफ और पूर्णतः अस्वीकार्य, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट के बारे में। तो तीन स्टेटमेंट्स आपने जरूर याद रखी है कि इस एक्ट के बारे में किसने कहा था, ठीक है ना।
और कांग्रेस ने कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था इसका, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, और इसलिए 1935 में एक फोर्थ दिल्ली दरबार सजाया जाना था जिसे कैंसिल कर दिया गया। तो फोर्थ दिल्ली दरबार तो यही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930, ठीक है ना। यही पढ़ना है आपने, इतना ही पढ़ना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में 1935, ठीक है। यही सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो याद रखिएगा 1935 का जो दिल्ली दरबार था उसे कैंसिल कर दिया गया था। फोर्थ दिल्ली दरबार वाज कैंसिल्ड, फोर्थ दिल्ली दरबार वाज कैंसिल्ड आफ्टर द तो फोर्थ दिल्ली दरबार वाज कैंसिल्ड आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ आईएनसी, आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ आईएनसी। तो चौथे भव्य दिल्ली दरबार को भी क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोटेस्ट विरोध के बाद, ठीक है ना, विरोध के बाद। तो यही है लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल, ठीक है। इसके बाद हमें लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में पढ़ना है, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, नेक्स्ट वॉइस रॉय थे वो। चलिए करते हैं जरा लॉर्ड लिनलिथगो साहब स्टार्ट। उन्नीस सौ छत्तीस से लेकर के 1944, याद रखिएगा सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लॉन्गेस्ट टर्म वॉइस रॉय कौन था, सबसे लंबे समय तक जो वॉइस रॉय रहती हुई है, लॉन्गेस्ट टर्म था, सबसे लंबे समय के लिए ये वॉइस रॉय रहती भारत की। ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा भी था, एक स्टूडेंट ने, है ना, ये किसी ने पूछा था हमसे क्वेश्चन कि सबसे लंबे समय के लिए भारत के वॉइस रॉय कौन रहे थे, यही थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो सबसे लंबे समय के लिए लॉन्गेस्ट टर्म, लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा था इनका एज अ वॉइस रॉय, ठीक है। तो इनके समय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई क्या थी, तो इनके समय पर हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, याद रखिएगा इनके समय पर हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अभी पढ़ाएंगे आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इन्हीं के समय में 1936 में इलेक्शन हुआ था 11 ब्रिटिश प्रांतों में, 1937 में इलेक्शन इन 7 इलेक्शन इन 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में निर्वाचन हुआ, तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में निर्वाचन हुआ था, ब्रिटिश प्रांतों में निर्वाचन हुआ, ठीक है ना। तो 11 ब्रिटिश प्रांतों में इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, डायरेक्ट वोटिंग हुई थी, प्रत्यक्ष मतदान हुआ था, ठीक है ना, डायरेक्ट वोटिंग। और क्या हुआ था इस इलेक्शन में, डायरेक्ट वोटिंग, प्रत्यक्ष मतदान, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान हुआ था, याद रखिएगा डायरेक्ट वोटिंग हुई, जिसमें से याद रखिएगा 8 में इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी, ठीक है ना, 8 में, जिसमें से 5 में से तो आईएनसी पूरी अपनी मेजोरिटी के साथ आई थी, 5 प्रांतों में तो मेजोरिटी के साथ आई थी। 2 प्रांतों में याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट देकर के सरकार बनाई थी, समर्थन देकर, सपोर्ट छोड़िए हिंदी में लिखो, समर्थन दिया था, और समर्थन देने के बाद सरकार बनी थी। और एक में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समर्थन लिया था और समर्थन लेकर के सरकार बनाई थी। तो टोटल 11 में से 8 प्रांतों में किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है ना। और 2 में मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है ना, 2 प्रांतों में बनी थी मुस्लिम लीग, 2 में बनी थी मुस्लिम लीग की सरकार, ठीक है ना, याद रखिएगा मुस्लिम लीग सत्ता में आई थी। कौन कौन सी थी, बंगाल और पंजाब, बंगाल और पंजाब, ठीक है ना, बंगाल और पंजाब में। इसके अलावा एक सिंध प्रांत थी, तो एक सिंध प्रांत में याद रखिएगा ना तो मुस्लिम लीग बनी थी, नॉन नो आईएनसी, नो मुस्लिम लीग, तो ना तो मुस्लिम लीग की बनी थी ना आईएनसी की बनी थी, इंडिपेंडेंट सरकार बनी थी, ठीक है ना, सिंध प्रांत में, तो सिंध में याद रखिएगा, ठीक है। तो 8 में कांग्रेस आई थी, 2 में मुस्लिम लीग आई थी, और 1 में ना तो कांग्रेस और ना मुस्लिम लीग, आजाद व्यक्ति जीत गए थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्रांसपुर सेशन हुआ, ठीक है, 1937 में लॉर्ड लिनलिथगो के साथ,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का फैसपुर सेशन, ठीक है ना, 1937 में आईएनसी सेशन ऑफ फैसपुर। तो आईएनसी सेशन हुआ था फैसपुर में, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फैसपुर महाराष्ट्र में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है, कहा हुआ था महाराष्ट्र में फैसपुर। पोस्ट में बनता है कि फर्स्ट सेशन इन विलेज, तो पहला अधिवेशन था जो कि एक गांव के ग्राम के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो गांव के ग्राम के अंदर होने वाला ये इकलौता और पहला, इकलौता नहीं पहला, ठीक है ना, पहला सेशन था, पहला सत्र था, याद रखिए। पहला सेशन था जो कि कहा हुआ था, विलेज में हुआ, ठीक है। इसके बाद 1938 में आईएनसी सेशन ऑफ हरिपुर गुजरात में, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आईएनसी सेशन ऑफ हरिपुर, हरिपुर गुजरात में। इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिसने ने क्या करी थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा 1937 में 1939 में आईएनसी सेशन ऑफ त्रिपुरी, ठीक है ना, त्रिपुरी, ये जबलपुर मध्य प्रदेश के पास है। आईएनसी सेशन ऑफ त्रिपुरी, ये मध्य प्रदेश जबलपुर के पास है। और यहाँ पर भाई साहब अध्यक्षता भी मैं बात करूंगा किसने करी थी। ये पहला इलेक्शन था, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हेल्ड हुआ था प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो इस अधिवेशन में एक लौता ऐसा इलेक्शन इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट, प्रेसिडेंट पोस्ट, अध्यक्ष के पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। तो अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव हुआ था, अध्यक्ष पद के लिए पहली बार क्या हुआ था, के लिए पहली बार चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद के लिए। और इसमें भी याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने हराया था, सुभाष चंद्र बोस डिफीटेड पत्ताबाई सीतारमैया। तो सुभाष चंद्र बोस ने पत्ताबाई सीतारमैया को हराया था। तो पत्ताबाई सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने, पत्ताबाई, तो पत्ताबाई सीतारमैया को हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। पत्ताबाई सीतारमैया गांधी के नॉमिनी कैंडिडेट थे, नॉमिनी कैंडिडेट ऑफ गांधी, नहीं गांधी जी ने इन्हें खड़ा किया था, नॉमिनी कैंडिडेट ऑफ गांधी जी। हुआ ये था, क्या हुआ, हुआ ये था कि आप जानते हैं क्रांतिकारी जो थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव साहब जैसे जो लोग थे, तो इन्हें फांसी पे लटकाया जा चुका था। 1931 में ही एल्फ्रेड पार्क में हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब की भी गोली मार करके उन्होंने आत्महत्या कर ली थी अपने आप, अंग्रेजों से लड़ते वक्त, ठीक है ना। तो क्रांतिकारी मैक्सिमम तो साइड में हो गए थे। अब कांग्रेस में क्रांतिकारी व्यक्ति बन रहा था जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस साहब एक क्रांतिकारी बन रहे थे। गांधी जी ने कहा बेटा क्रांति करनी है ना, हिंसा करनी है, तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में तो जगह ही नहीं है क्रांतिकारियों की और हिंसा हिंसा करने वाले लोगों की। अगर तुम्हें हिंसा करनी है तो भैया बाहर कर, ठीक है ना। उसके बाद गांधी जी ने अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। हालांकि तय हो रहा था कि सुभाष चंद्र बोस ही पिछली बार की तरह हरिपुर अधिवेशन की तरह यहाँ भी अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद जब बात बहुत बिगड़ी तो हुआ कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना चाहिए, तो गांधी जी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया पत्ताबाई सीतारमैया, लेकिन मैक्सिमम वोट जो है सुभाष चंद्र बोस को पड़े सभी सदस्यों की तरफ से कांग्रेस के, और इन्होंने बहुत बुरी तरह से हराया। लेकिन गांधी जी फिर भी अड़े रहे भाई साहब, और सुभाष चंद्र बोस ने याद रखेगा इस अधिवेशन में, याद रखेगा इस अधिवेशन में क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम आईएनसी। तो 1939 में आईएन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम आईएनसी। तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या करा, इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्या कर दिया इन्होंने, इस्तीफा दे दिया, और अपनी एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। क्या रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। और अपनी एक नई पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। अब बात है कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो इस सेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक हारे हुए व्यक्ति को तो अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था ना पत्ताबाई सीतारमैया को। उसके बाद गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके इस्तीफा देने के बाद
इनके इस्तीफा देने के बाद इस सेशन को आगे लीड किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। अपनी इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है ना। इसके बाद 1939 में मुस्लिम लीग ने 2 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है ना। 1939 में मुस्लिम लीग की आप जानते हैं 2 प्रांतों में, बंगाल में कहाँ पे 2 प्रांत थी ना, कौन सी? पंजाब थी और एक बंगाल थी, जहां पर सरकार बनी थी। तो मुस्लिम लीग इन 1939 मुस्लिम लीग resigned two provinces from two provinces। तो मुस्लिम लीग लगातार वो 2 राष्ट्र मांग करने की डिमांड में थी, तैयारी में थी, और लगातार भारत से कटने के चक्कर में थे वो लोग कि भारत से हट जाए हम लोग। तो लगातार अपना इस्तीफा दे रहे थे वो हर जगह से। ठीक है ना। कांग्रेस से भी इस्तीफा दे रहे थे, हर जगह से इस्तीफा दे रहे थे। मुस्लिम लीग ने इस्तीफा दे दिया था 2 प्रांतों से भी, जहां वो जीते थे। तो मुस्लिम लीग ने इस्तीफा दे दिया 2 प्रांतों से भी, क्योंकि इसमें फ्रीडम स्ट्रगल बहुत तेज होने वाला है हमारा, बहुत तेज। ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो फ्रीडम स्ट्रगल बहुत जोरों शोरों से चलता रहा, जिसके बाद हमें आजादी मिल गई। हालांकि अंग्रेज ये चाह रहे थे कि वो 1960s के दशक में, जब उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को आजाद किया था, उस समय भारत को आजाद करें, अंग्रेज ये चाहते थे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से और भारत में इतनी ज्यादा मारकाट मचने लगी कि अंग्रेजों को भाई साहब यहाँ पे फटाफट घोषणा करनी पड़ेगी मजबूरी में कि हाँ, ब्रिटिश सत्ता का यहाँ पे अंत हो रहा है, हम कर रहे हैं भारत को आजाद। नहीं तो अंग्रेज चाह रहे थे कि 1960s के दशक में हम आजाद करेंगे भारत को, लेकिन 1947 में होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग भी एक नया राष्ट्र बनाने की मांग करने वाली थी बहुत ही जल्दी, टू नेशन थ्योरी आने वाली थी बहुत ही जल्दी। तो इसलिए मुस्लिम लीग लगातार इस्तीफे दे रही थी अपने। ठीक है ना। मुस्लिम लीग भी क्या कर रही थी? इस्तीफे दे रही थी, ये चीज याद रखिएगा। तो 1939 को मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस्तीफा दिया, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे बनाया, मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है ना। 22 दिसंबर 1939 को याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे मनाया। डिलीवरेंस डे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, याद रखिएगा। ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने, तो मुस्लिम लीग ने याद रखिएगा कि 22 दिसंबर 1939 को डिलीवरेंस डे के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है ना। इसके बाद कांग्रेस ने भी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुआ क्या कि कांग्रेस ने भी, आईएनसी ने भी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया अंग्रेजों को खदेड़ने के चक्कर में। कांग्रेस ने कहा हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है ना। अंग्रेजों के अंडर में हम भी नहीं, हमें भी सरकारें नहीं चाहिए। तो कांग्रेस ने भी क्या कर दिया? 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। और इसी बीच 1 सितंबर और 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो। ठीक है ना। इसी बीच 1 सितंबर 1939, तो 1 सितंबर 1939 को से लेकर के, और ये चला था कब तक? 2 सितंबर 1945। ठीक है ना। 2 सितंबर 1945 तक क्या चला था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। कारण क्या था इस द्वितीय विश्व युद्ध का? तो कारण, अगर कारण की बात करें तो कहते हैं, अगर कॉजेस की मैं बात करूं, देखो हुआ क्या था। नाजीवाद, नाजीवाद चला था कहाँ पे? जर्मनी में चल रहा था, एडोल्फ हिटलर के समय में। हिटलर के समय पर जर्मनी में क्या चल रहा था? नाजीवाद। ठीक है ना। फासिज्म चल रहा था, फांसीवाद कहाँ चल रहा था? तो बेनिटो मुसोलिनी के देश में, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे? बेनिटो मुसोलिनी इटली से। और इसी समय तीसरा चल रहा था शिन्नोइज्म, शिन्नोइज्म, शिन्नोवाद, ये चल रहा था जापान में, जापान में। ठीक है ना। जापान की राजधानी टोक्यो में, टोको में, टोकू, टोकू वहां के शासक थे। ठीक है ना। जापान के कौन थे? टोकू, टोकू वहां के शासक थे, टोकू।
ठीक है, बेनेटो मुसोलिनी इटली का शासक था, एडोल्फ हिटलर जर्मनी का शासक था, और यहाँ पर ये तीन चीजें चलती थी, नाजीवाद, फासीवाद और शियोवाद। और भाई साहब हुआ ये कि जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया, मतलब कई सारे देशों पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी ने क्यों किया था? दरअसल जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसके ऊपर जबरदस्ती की चीजें थोप दी गई थी, बड़ी शर्मनाक संधि। कौन सी थी बताओ, संधि का नाम बताओ मुझे, कौन सी थी वो संधि जिसके तहत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था? मुझे बताओ उस संधि का नाम, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो वो जो ट्रीटी थी वो बड़ी शर्मनाक संधि थी जर्मनी के लिए, और जर्मनी अपनी साख के लिए लड़ रहा था, अपनी साख वापिस से इस वर्ल्ड में कायम कर सके, जिसके लिए उसने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इन तीनों देशों को क्या कहा गया? एक्सिस पावर्स कहा गया। क्या कहा गया? एक्सिस पावर्स। हार गए थे बाद में, लास्ट में एक्सिस पावर्स, ठीक है ना, यानी कि ध्रुवी राष्ट्र। क्या कहा गया इन्हें? ध्रुवी ध्रुवी राष्ट्र कहा गया इनको, ध्रुवी राष्ट्र, ठीक है ना, ध्रुवी राष्ट्र। और सेंट्रल पावर्स थी, क्या थी? सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल पावर्स थी, अच्छी अच्छी पावर्स थी तीनों ही के पास, कोई ऐसा नहीं था। इसके अगेंस्ट में खड़ी थी अलाइड पावर्स, वो कौन कौन सी थी? जिसमें ब्रिटेन था, ठीक है ना, इसके अलावा रशिया था, फ्रांस था, ठीक है ना, रशिया था, फ्रांस था, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन था, और यूएसए भी आ गया था इसमें 1941 या 44, 1944 के आसपास, 1944 यूएसए भी आ गया था, ठीक है। तो सॉरी यार, मैंने ठीक तो लिखा था 1941, फिर मैंने 41 कर 44 कर दिया, 1941 में आया था। क्यों आया था ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। इन्हें कहा गया एलाइड पावर्स। क्या कहा गया? एलाइड पावर्स, यानी कि मित्र राष्ट्र, मित्र मित्र राष्ट्र कहा गया इन्हें, एलाइड पावर्स, ठीक है ना, एलाइड पावर्स कहा गया इन्हें, याद रखिएगा। तो हालांकि एलाइड पावर्स जीत गई थी और एक्सेस पावर दूरी राष्ट्र हार गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कारण क्या था? कारण यही था, देखो, सितंबर 1939 से लेकर अप्रैल 1940 तक, सितंबर 1939 से लेकर के सितंबर 1939 से लेकर के और अप्रैल 1940 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला गया, उसे फोनी वॉर कहा गया। क्या कहा गया? फोनी वॉर। इसका मतलब हिंदी में वाक युद्ध, या आप कह सकते हो नकली युद्ध। क्या कहा गया? वाक युद्ध या नकली युद्ध। इसमें हुआ क्या था कि जो जर्मनी था ना, जर्मनी का एडोल्फ हिटलर, तो जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। पोलैंड के अलावा अगर मैं बात करूं, नॉर्वे, बेल्जियम, फिनलैंड, ठीक है ना, नॉर्वे, बेल्जियम, इसके अलावा फिनलैंड, इसके अलावा चिको चिकोस्लाविया, इन सारे देशों पर कहते हैं कब्जा कर लिया था जर्मनी ने, ठीक है ना, इन सारे देशों पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। पोलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, फिनलैंड, चिकोस्लाविया। यहाँ एक बार फिर से जर्मनी ने अपनी पावर दिखा दी थी भाई साहब, आक्रमण करके इन सारे देशों को अपने अंडर में ले लिया था, चिकोस्लाविया, ठीक है। तो देख लो कितने सारे देशों पर पोलैंड, जर्मनी ने कब्जा कर लिया था भाई साहब, आक्रमण किया और इन सबको अंडर में ले लिया, ठीक है। इन सबको क्या करा? अपने वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की संधि, ठीक है। तो जर्मनी ने इन सारी जगहों पर कब्जा कर लिया था। जर्मनी के ऊपर जो वर्साई की संधि थोपी गई थी, उससे भाई साहब जर्मनी जो था वो बहुत ज्यादा परेशान और वापस वर्ल्ड में अपनी धाक जमाना चाहता था, जिसके लिए उसने इन सारी चीजों को क्या कर लिया, सारे देशों पर आक्रमण करके उसके अंडर में ले लिया भाई साहब, ठीक है। तो इसको फोनी वॉर कहा गया। क्या कहा गया? फोनी वॉर कहा गया। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था, ब्रिटेन भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, और ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में घोषित किया। इस ब्रिटेन ने इंडिया को भी क्या कर दिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड में घसीट दिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड में घसीटा। इसके लिए हाई लेवल कमीशन भी भारत में आया, बहुत हाई लेवल कमीशन में आया था 1942 में, 1942 में, जिसका नाम था क्रिप्स इंडिया मिशन। क्रिप्स इंडिया मिशन को भारत में भी भेजा गया था, ठीक है ना, भारत में भेजा गया था।
क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स इंडिया मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। और स्टैफर्ड क्रिप्स जब आए और गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की और गांधी जी को कहा कि आप हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ दीजिए, हम आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या कर देंगे, आजादी दे देंगे। गांधी जी ने कहा क्रिप्स वो बात ऐसी है, आप हमसे समझौता तो मत करो, रही बात आजादी की तो वो आपको देनी पड़ेगी और हम छीन के लेंगे। और क्रिप्स से नाराज होकर के गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। और उसके बाद गांधी जी ने कहा क्रिप्स जो है, ये स्टेफर्ड क्रिप्स एक पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रशिंग बैंक है, मतलब ये हमसे झूठे वादे कर रहा है और हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर अगर हम इसका साथ देते भी हैं तब भी हमें क्या नहीं करेगा, तब भी हमें आजाद नहीं करेगा। ठीक है ना? तो भाई साहब अब सेकंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या कि जो एलाइड पावर्स थी सबसे पहले तो घुसी कहां, तो सबसे पहले घुसी इटली में। इटली में घुसी और इटली का जो बेनिटो मुसोलिनी था वो भागने की कोशिश कर रहा था। और इटली के बेनिटो मुसोलिनी को भाई साहब रोम शहर की सड़कों पर पकड़ लिया गया और उसके बाद उसे उल्टा टांग दिया गया और लगभग 30 गोलियां उसके चेहरे में डाली गई। 5-6 दिन तक मारा पीटा गया और 30 गोलियां उसके चेहरे में डाली गई। तब जाके इस तरह जो है उसका अंत हुआ बेनिटो मुसोलिनी का। ये बात देख करके एडोल्फ हिटलर साहब घबरा गए। एडोल्फ हिटलर को लगा कि भाई अब एडोल्फ हिटलर को ये बात पता चली कि जो एलाइड फोर्सेज है वो उनका रुख जो है जर्मनी की तरफ हो चुका है। तो एडोल्फ हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड इवा ब्राउन के साथ मिलकर के जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो 2 देश सुसाइड हो गए। अब भाई साहब जापान जो था, जापान अपने आप को बहुत बड़ा हीरो बन रहा था। जापान को बहुत बार कहा कि भैया खत्म कर दो इस युद्ध को, खत्म कर दो, ठीक है ना? लेकिन जापान कहाँ मानने वाला था, जापान हीरो बन रहा था। और जापान ने गलती से अमेरिका की सीमा में घुस करके, अमेरिका की सीमा में घुस करके जो है गलती से अमेरिका का एक नवल बेस हुआ करता था, एक नौसैनिक अड्डा जिसका नाम था पर्ल हार्बर। और ऑपरेशन टोरा 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 के अंतर्गत किया क्या, उस पर्ल हार्बर को भाई साहब उड़ा दिया। अमेरिका के हजारों सैनिक वहां पर जो है सैकड़ों सैनिक मारे गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय थे फ्रैंकलिन डी रूजनवेल्ट। और फ्रैंकलिन डी रूजनवेल्ट ने कहा कि अंग्रेजों को, सॉरी, जर्मनी को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया जो है ना वो याद रखेगी किसी देश ने सबक सिखाया। तो वैसे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 का दिन था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 जब तो जापान के 2 बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पर लिटिल बॉय और फेट्समैन नाम के एटम बम गिराए गए और तुरंत ही जापान ने सरेंडर कर दिया। और उसी के बाद तुरंत बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। लेकिन जापान में भाई साहब बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। और आज भी इतनी ज्यादा रेडिएशन है वहां की एयर में, वहां की जमीन में, कि अभी भी अगर कोई बच्चा वहां पे जन्म लेता है तो वो विकलांग पैदा होता है, किसी ना किसी डिसएबिलिटी के साथ वो पैदा होता है बच्चा उस एरिया में, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, इसी बीच में आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा मैं कल सुभाष चंद्र बोस जी। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस जी भी जगह जगह घूम रहे थे, ठीक है ना? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर, ये जापान के 2 बड़े शहर हैं, गिरा दिए, एटम बॉम्ब गिरा दिए गए। यहाँ पर गिरा गया लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब और यहाँ गिराया गया फेट्समैन नाम का एटम बम। क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि उन एटम बम्बों के कूटनीतिक नाम बताओ जो यूएसए ने जापान पर गिराए। तो जो यूएसए ने जापान पर एटम बम गिराए थे उन कूटनीतिक एटम बम्बों का नाम बताओ। तो याद रखिएगा कौन कौन से थे, लिटिल बॉय एंड फेट्समैन, लिटिल बॉय और फेट्समैन, ठीक है। और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनिश हो, 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकंड फिनिश हो गई थी। अब इसी बीच में ना सुभाष चंद्र बोस जी मिलने गए थे, किससे? तो सुभाष चंद्र बोस जी मिलने गए थे एडोल्फ हिटलर से, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था एडोल्फ हिटलर अंग्रेजों के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सिस पावर में था एडोल्फ हिटलर, जबकि ब्रिटेन जो था वो एलाइड पावर्स में था, तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कहा ये हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है। मदद करी, क्या करी, कैसे आईएनए का गठन किया, वो सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, कल की क्लास में बताऊंगा आईएनए का गठन वगैरह कैसे किया था, कहाँ से युद्ध बंदियों को उन्होंने छुड़वाया और किस सेना का नाम दिया आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज का नाम, ठीक है। अब कल बताऊंगा मैं सुभाष चंद्र बोस जी की आपको ये कहानी, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है।
कोई डाउट है तो बता सकते हो। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, कल की क्लास में। बाय, टेक केयर। 2 घंटे की क्लास और बची है बस आप लोगों की, ठीक है, हिस्ट्री की। 2 घंटे में हिस्ट्री खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, 2 क्लासेस और हैं, उसके बाद नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।